हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आप लोगों का जो मैं पढ़ा रहा था वो आपकी फ्लेमिंगो बुक की जो पोएम सेकंड, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। तो मैंने इसके 2 स्टैंजाज पढ़ा दिया है। आई हैव कवर्ड 2 स्टैंजाज और जो आपके रेस्ट हैं 2 स्टैंजाज बचे हुए हैं, तो मैं आज इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, आप लोग ध्यान से समझेंगे। और मैंने आप लोग पहले ही बताया था कि देखिए, पोयम भाव से भरी है। सेंस को लेके चलेंगे, शाब्दिक अर्थों को ध्यान ना देते हुए भाव पे चलेंगे। तो और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि जो हमारे आए हुए शब्द हैं तो उसमें ग्रामर का ध्यान रखेंगे। पोएटिक डिवाइस क्या है उसका ध्यान रखेंगे। फिर पोएम का सेंस क्या है इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। आपका जो 3rd स्टैंजा है क्या है, ये आपके स्टीफन स्पेंडर साहब ने किस प्रकार से अपने हृदय को, पीड़ा को अव्यक्त किया है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेट द मैप ऑफ बाइड एग्जाम्पल। देखिए, कहते हैं कि श्योरली क्या है, देखो शब्दों में ध्यान। श्योरली शेक्सपियर इज विकेट द मैप ऑफ बाइड एग्जाम्पल। जैसे मैं बता चुका हूं पहले भी कि जो एलिमेंट्री स्कूल है ये इस्लाम है, मलिन बस्ती में स्थित है। क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, वर्णन हो रहा है। और स्पेंडर साहब इसकी मतलब अपने हृदय की बात को स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, कि जो स्लम में स्टूडेंट्स रहते हैं, स्लम बस्ती में हैं, और जो स्कूल है एलिमेंट्री, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, उनका उद्धार कैसे हो सकता है, उनमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेट। तो अब देखिए यहाँ पर श्योरली क्या है। श्योर से श्योरली बना है। तो मैंने पहले कहा था ग्रामर पे हम ध्यान देके चलेंगे। तो श्योर से श्योरली ये एडवर्ब है। शेक्सपियर आप लोग जानते हैं, शेक्सपियर was a great dramatist who was belonged Elizabethan age, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। तो उनकी जो इमेज है, जो उनकी तस्वीर है, वो जो एलिमेंट्री स्कूल है स्लम का, उसमें जो इमेज लगी हुई है तो शेक्सपियर की लगी हुई है। तो अब देखिए, विकेट क्यों कहा गया है। विकेट का मतलब एक तो दुष्ट, खलनायक। तो बच्चों के लिए वो जो इमेज लगी है शेक्सपियर साहब की, वो खलनायक जैसे लग रही है। बिकॉज दे डू नॉट अबाउट द पोएट, अबाउट द ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर। जो विलियम शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट हैं, उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। उनको तो बस लगता है फालतू चीज लगी, क्या है, कौन है, कैसे में, इनके बारे में जानते नहीं। तो इसीलिए जो स्पेंडर साहब ने दर्शाया है अपनी बात को, क्या कहा है। और देखिए, एक बात और ध्यान दे लेंगे, जब पोएम पढ़ी जाती तो उसमें ये बात ध्यान देंगे कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक जो है कवि की, एक जो लेखक जिसने लिखा वो बन गया हूं। और आप लोग जो है मेरी बात को सुन रहे हैं। तो आप लोग सेकेंड पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप लोग सेकेंड पर्सन है। और जो स्टूडेंट्स जिनकी बात हो रही है वो एलिमेंट्री स्कूल में, द स्टूडेंट्स विद whom we are talking about, they are थर्ड पर्सन। वो थर्ड पर्सन में जाएंगे। तो ये बात ध्यान देंगे, मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लेखक के स्थान पे यहां पर हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूंगा। आप लोग बात को सुन रहे हैं तो आप लोग सेकेंड पर्सन होंगे। और जिसकी बात को, जिसके बारे में, अबाउट थिंग, जो भी चीज है जिसके बारे में हम व्याख्या, कोई भी बात हो, कोई भी रिलेशन इसी बात की नहीं है, तो वो हमेशा थर्ड पर्सन में जाएगा। तो यहां मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप लोग सुनने वाले सेकंड पर्सन हो गए। और जो वहां के बच्चे हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, दोस आर थर्ड पर्सन। तो उनको हम थर्ड पर्सन में देखेंगे, ठीक है। श्योरली शेक्सपियर, तो ये बताया मैंने कि शेक्सपियर उनके लिए एक दुष्ट जैसे लग रहे हैं, खलनायक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। उनको उनकी इमेज उन बच्चों को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि उनका कोई रिलेशन
नहीं है शेक्सपियर से, कोई मतलब नहीं है। वो शेक्सपियर साहब के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और देखिए क्या है, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। दोनों बातें देखो, एक को विकेट कह रहे हैं, जो शेक्सपियर साहब की इमेज लगी है, तस्वीर लगी है, उसको क्या बता रहे हैं, स्पेंडर साहब बच्चों के लिए उसको विकेट बता रहे हैं। द मैप अ बैड, और जो वहां पर दुनिया का, संसार का जो मैप लगा हुआ है, तो उसके लिए बैड एग्जाम्पल है वो। भाई बैड क्यों है, समझने वाली बात है। बिकॉज देयर रेजिडेंस, देयर स्कूल, slum was not introduced in that map। जो मैप है उसमें कोई सा, देयर वॉज नो प्लेस इन दैट मैप ऑफ द स्लम। उस जो मलिन बस्ती है, जो स्लम है उनका, जिस एरिया में स्टूडेंट्स रहते हैं, तो स्लम की बस्ती को उस नक्शे में नहीं दर्शाया गया है, तो भी उनके लिए बेकार है, यूजलेस है। इसलिए वो जो मैप है वह भी उन बच्चों के लिए यूजलेस है और उसको खराब बता रहे हैं। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड समझिएगा। देखिए तो ये लाइन समझ में आ गई। श्योरली मतलब निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विकेड, निश्चित रूप से शेक्सपियर उनको बिल्कुल खराब लग रहे हैं, उनको दुष्ट लग रहे हैं, उनको खलनायक लग रहे हैं। जो मैप लगा है वो भी उनके लिए खराब एग्जाम्पल है, खराब उदाहरण है, मतलब उनके वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनके स्लम को उस नक्शे से दूर रखा गया है। With ships and sun and love tempting them to steal। अब देखिए इस लाइन को समझेंगे। विद शिप्स, अब क्या है, विद लगा हुआ पर यहाँ पर, तो विद का रिलेशन जो है इन जो शिप्स है और राइजिंग सन है, जो पहले मैं वीडियो बनाया है उसमें जो पहले स्टांज आ जा चुके हैं, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं एलिमेंट्री स्कूल के वॉल्स पर, तो जो शिप्स की लगी हुई है और राइजिंग सन की है एंड लव, ये सारी चीजों की तस्वीरें उसमें लगी हुई हैं। तो टेम्पटिंग, टेम्प्ट का मतलब होता है हैव अ ग्रेट डिजायर एनीथिंग, या हैव अ ग्रेट डिजायर टू टेक एनीथिंग, मतलब किसी चीज को रखने की प्रबल इच्छा होना। तो टेम्प्ट माने ललचाना, और शुद्ध कहेंगे तो ललचाना। अब बच्चे क्या है, दम किसके लिए आया है, देखो एक एक बात पर ध्यान देंगे। दे देयर दम, तो जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है दम वर्ड जो यूज किया गया है, दम वर्ड इज यूज्ड फॉर ऑल द थिंग्स, ऑल द पिक्चर्स who were hanging on the wall of the slum school, elementary school। जो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर जो वॉल्स में सारी चीजें लगी हुई थी, इमेज लगी हुई थी, वो जो उनको बच्चे देख रहे थे, तो उन चीजों के लिए जो है दम का प्रयोग किया है। लिखा ना, टेम्पटिंग दम, उनको देख के वो ललचा रहे हैं। टू स्टील, और उनके मन में ऐसा होता इनको हम चुरा लें, अर्थात यह भी हमको मिल जाए। अब भाई ऐसे नहीं मिल रहा है तो उनको चोरी करने का मन हो, तो जहां तो चोरी का करने का मन क्या है, उनको हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते। दे वांटेड ऑल थिंग्स टू हैव देमसेल्फ, वो अपने आप स्वयं में उन चीजों को रखना चाहते हैं। अब देखिए तीसरी लाइन, थर्ड लाइन क्या है, फॉर लाइव्स। अब बच्चों देखो यहाँ लाइव्स पढ़ेंगे, इसको लिव नहीं पढ़ेंगे ना लिव्स पढ़ेंगे। फॉर लाइव्स देखो यहाँ पर लिव और लिव्स और लाइव्स, वर्ड स्पेलिंग वही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के प्रयोग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द वर्ड, वर्ड के यूज के अनुसार, इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कोई शब्द किस प्रकार से यूज हुआ है, इसमें हम विशेष ध्यान देंगे। तो यहां पर लिव्स नहीं पढ़ेंगे, सो लाइव्स पढ़ेंगे। फ्रॉम द, फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड वॉल्स। फिर सुनिए, फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स। ये लाइन थोड़ा से स्टैंडर्ड लाइन है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। फॉर लाइव्स, फॉर किसके लाइव्स, लाइव्स देखो लाइफ होता है सिंगुलर वचन, और ये भी देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में लाइफ जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब लाइफ, लाइफ माने जीवन, और लाइव्स माने जिंदगियां, जिंदगी और जिंदगियां, किनकी जिंदगियां, किनकी जिंदगियां, उन बच्चों की जिंदगियां जो उस एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं। द लाइव्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स
हु आर स्टडिंग या हु वर स्टडिंग इन दैट एलिमेंट्री स्कूल। उन बच्चों की जिंदगियां, उनके बारे में जो हमारे पोएट महोदय हैं, जो स्पेंडर साहब हैं, वो उनके बारे में बात कर, उन बच्चों की जिंदगी, फॉर लाइव्स, और उन बच्चों का जीवन। दैट का मतलब यहां वह नहीं, दैट का मतलब जो, एक एक बात समझिएगा। फॉर लाइव्स दैट, वह जीवन, शाब्दिक अर्थ भी देखे, जो। स्लाइली का मतलब, स्लाइली देखिए, स्लाइली भी एडवर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ग्रामर को ध्यान देते, मैंने आप कहा था 3 बातें ध्यान देंगे, ग्रामर का यूज करेंगे, देखेंगे पोएटिक डिवाइस क्या है, ये लिटरेरी कौन सी फॉर्म है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये यूज करेंगे, और सेंस, 3 बातें। तो यहां पर जो है स्लाइली वर्ड आया है, ये एडवर्ब है, और स्लाइली का मतलब होता है सेक्रेटली। सेक्रेटली मतलब सेक्रेट तरीके से, रहस्यमय तरीके से, चुपचाप। और ट्रिकी भी कह सकते हैं, ट्रिकली भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिकली तरीके से या चुपचाप तरीके से। टर्न, और टर्न का मतलब मोड़ना। देखिए अब ये टर्न वर्ड आया है, ये हमारा सेंटेंस को सेंटेंस को यही क्लियर, ये वर्ब है। टर्न का मतलब मोड़ देना या मुड़ जाना। टर्न इन दियर क्रैम्ड होल्स। दियर बच्चों किसके लिए आया है, दे दियर देम, समझेंगे ध्यान से, दे दियर देम। जो देम वर्ड आया है, जो दियर वर्ड आया है, सॉरी देम नहीं, दियर, तो दियर पॉजिटिव फॉर्म में है, दे का दियर पॉजिटिव फॉर्म में है, दियर। क्रैम्ड, क्रैम्ड का मतलब होता है नैरो, तंग, छोटे छोटे, वेरी स्मॉल। और होल्स का मतलब बच्चों तो बिल होता है, बट यहां पर जो होल्स वर्ड है वो हाउसेस को रेफर कर रहा है। वो जो उनकी झुग्गी झोपड़ी हैं, हट्स हैं, जो स्मॉल हाउस हैं, जो उनके जो छोटे छोटे जो उनके घर हैं, तो घर जो होल्स जो है घरों के लिए आया है। इन द होल्स वर्ड इज यूज्ड फॉर द दोज स्मॉल हाउसेज, दोज हट्स इन which the students of elementary schools live। एलिमेंट्री स्कूल लिव, जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उन स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों के घरों को इंट्रोड्यूस करता है होल्स। तो होल का मतलब यहां पर छेद नहीं है, ठीक है, कि होल माने छेद होता है, होल माने बिल वह होता है, बट भाव के अनुसार हम चलेंगे। कविता है, पोयम है, तो देखिए इस लाइन को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, नहीं समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट पोयम है और भाव से भरी पोयम है और बहुत कठिन भी है। फॉर लाइव्स, उन लोगों की जिंदगियां चुपके से टर्न, मुड़ जाती हैं, कहां चली जाती हैं, इन दियर क्रैम्ड होल्स। क्रैम का मतलब तंग, उनकी जो छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, छोटी छोटी जो झुग्गी झोपड़ी बनी है, उन्हीं में उनकी जिंदगी समाहित हो जाती है। अर्थात अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। होता क्या है बच्चों, देखिए जैसे आप एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, 5th तक पढ़ा, इसके बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आगे की स्कूलों में जाते हैं। भाई अब आप घर तो लौट के नहीं आएंगे ना, तो यहाँ घर आने का मतलब ये नहीं कि घर स्कूल गए और स्कूल से घर आ गए। बहुत लोगों ने मैंने देखा यूट्यूब में भी और इस तरह से बताया है, बट इसका भाव ये नहीं है, इसका भाव कुछ अलग ही है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसका भाव ये है कि वो जब कक्षा 5 पास किया या स्कूल उन्होंने छोड़ा, उनकी 5 तक की, अब एलिमेंट्री वाली जो प्रारंभिक, एलिमेंट्री स्कूल इसीलिए दिया गया प्रारंभिक शिक्षा, जैसे उनकी प्रारंभिक शिक्षा खत्म हुई और आगे उनको हायर एजुकेशन लेना है, तो किसी बड़े शहर में या किसी यूनिवर्सिटी में या किसी बड़े स्कूल में नहीं जाते, बस उस एलिमेंट्री स्कूल से ही उनके एजुकेशन का लास्ट हो जाता है, वहीं से उनकी पढ़ाई बंद हो जाती। भाव ये है कवि का, ये नहीं कि बच्चे स्कूल से घर जाते हैं, अपने टर्न करते हैं अपने क्रैम सोल्स की और अपनी छोटी छोटी बस्तियों को जाते हैं, ऐसा नहीं है। भाव ये है फॉर लाइव्स, और उनका जो जीवन है चुपचाप तरीके, देखो इसलिए सेक्रेटरी कोई समझ नहीं पाता है, और धीरे से जैसे उनका जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई और इसके बाद उनकी जो जिंदगी है उनके उन्हीं छोटे छोटे घरों में जाके समाप्त हो जाती है, अर्थात वहीं का फिर वहीं रह जाते हैं, आगे कोई एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, ये इसका भाव है। और देखिए इसमें पोएटिक डिवाइस क्या यूज हुई है, क्रैम्ड हॉल्स। तो जो उनके घर हैं, हॉल्स माने मकान, किससे तुलना की गई है, हाँ क्या इसमें
for lives that's for lives that slightly turn in their cramped। तो अगर इसको हम भाव से देखें तो उनकी जो घरों की तुलना इसमें मेटाफॉर कह सकते हैं, पोएटिक डिवाइस में क्रैम्ड होल्स बताया गया है। कंप्रेजिंग वर्ड्स जो हैं यूज नहीं है, न सो है, न लाइक है, न एज है। तो जो उनके घरों की तुलना किससे कर दिया कवि ने? किससे कर दिया? होल से, बिलों से, छेद में। तो छेद में तो चूहे रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, मनुष्य तो नहीं रहता है। बट इसमें जो पोएटिक डिवाइस देखेंगे हम तो मेटाफॉर देखेंगे कि जो उनका कंपैरिजन है, जो घर हैं उनके एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के जो घर हैं वो क्या है, वो बिल्कुल छेद, हम उनको जो है कवि ने छेद बताया, होल बताया है। और क्रैम्प का मतलब मैंने बता दिया, तंग, छोटे छोटे, वेरी स्मॉल, वेरी नैरो। क्रैम्प का मतलब नैरो। आगे देखते हैं, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अब देखिए, फॉग माने तो कोहरा होता है, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस, एंडलेस का मतलब एवर लास्टिंग, एंडलेस माने एवर लास्टिंग, जिसका कभी अंत ना हो, जो समाप्त न हो। और नाइट, तो नाइट जो वर्ड यूज आया रात, बट यहां पर जो है डार्कनेस के लिए ये नाइट वर्ड इंट्रोड्यूस टू द डार्कनेस, ये अंधेरे को दर्शाता है। अब फॉग माने बच्चों तो धुंधला होता है। अब देखिए कि जो उनका जीवन है, एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जो लाइफ है, तो पहले जब स्टूडेंट लाइफ रही तो फॉगी लाइफ, फॉगी रही। फॉगी का मतलब उनका जीवन धुंधला रहा, अर्थात देखिए दिन में फॉग पड़ता है और जब कोहरे में, फॉग में तो कुछ विजिबिलिटी होती है, हम पास की कोई चीज को देख सकते हैं, धुंधला होता है। तो पहले तो जिंदगी धुंधली रही, कुछ दिखता रहा, और लास्ट में, अंत में क्या हुआ, जैसे उनका एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल छूटा उनका, इसके बाद पूरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा आ गया। अर्थात संपूर्ण जीवन मजदूरी करते हुए उनका बीतता है, उनकी अपनी कोई जीवन में इंजॉयमेंट नहीं होता, उनकी लाइफ बिल्कुल नीरस होती है। तो वो स्टूडेंट जो हैं एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले, पहले देखे कवि ने बताया कि छोटे छोटे अपने घरों में उनकी जीवन वहीं समाप्त हो जाता है, और वहां से फ्रॉम फॉग, और उनका जो पहले जो जीवन रहता है वो तो धुंधला होता है, और जो उनका अंत होता है वो बिल्कुल अंधेरे में, गर्त में चल, उनकी संपूर्ण लाइफ बिल्कुल काली रात जैसे अंधेरे में हो जाती है। ये इसका भाव है। अब देखिए इसमें एक बात, क्वेश्चन वर्ड भी लगा है, तो मतलब क्या क्या अगर क्वेश्चन वर्ड को देखें तो फ्रॉम फॉग टू एंडलेस लाइट, तो क्या कहते हैं, क्या उनका जीवन यही है कि क्या उनका जीवन जो है धुंधले जीवन से क्या हमेशा जो है ऐसे ही उनका जीवन पड़ा रहे? अब ये बात देखो, कवि कह किससे रहा है, ये भी बात समझ। तो कवि जो अपनी बात कह रहा है, कवि समझा रहा है, वो समाज से कह रहा है, हाई अथॉरिटीज से कह रहा है, वो रूलर्स से कह रहा है, जो रूल करते हैं, जो शासन करते हैं, जो समाज का उच्च वर्ग है, उसको बता रहे हैं कि देखिए संसार में जो विषमता है, समाज में जो विषमता है, अमीरी गरीबी है, तो उसी बात को कवि ने बहुत ही अपने मन के हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है कि इन बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है, और इनका तो कहते हैं क्या इनका जीवन ऐसे ही रात अंधेरे में इनका बीतता रहेगा, या इनका जीवन क्या अंधेरे डार्क में ही इस प्रकार से जाता रहेगा? ऐसा वो क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हैं, समाज के ऊपर लगा रहे हैं। वो क्वेश्चन मार्क बना है किसके ऊपर? वो क्वेश्चन मार्क लगा है समाज के ऊपर, हाई अथॉरिटीज के ऊपर, गवर्नर्स के ऊपर, रूलर्स के ऊपर, जो किसी कंट्री में गवर्न करते हैं, जो दुनिया में शासन करते हैं, उनके लिए लगाया है। तो कवि की हमेशा, कवि जो है समाज का बच्चों सुधार करते हैं, समाज के सुधार के लिए परेशान होते हैं, उसके लिए अपने लेखन विधि से, लेखनी के मध्य अपने जो है कलम के माध्यम से लिख करके अपने भावों को, समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो वो उसी बात को स्पेंडर साहब ने अपनी मार्मिक व्यथा को व्यक्त किया है कि क्या इन बच्चों का जो है इसी प्रकार से अंधेरे में जो है जिंदगी इनकी बीतती रहे, या ऐसे जो स्लम में रहने वाले व्यक्ति हैं इनका जीवन ऐसे जीवन हमेशा क्या अंधेरे में ही बीतता रहेगा? इसी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, समाज से पूछ रहे हैं वो। फिर क्या है बच्चों, ऑन देयर स्लैग, और दियर फिर पॉजिटिव फॉर्म, दियर किसके लिए आया है? दियर उन्हीं एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए आया है। एक एक शब्द पे गौर करें, ऑन दियर स्लैग ही। और स्लैग क्या होता है? स्लैग का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, कूड़ा कचरा, जो भी कोई इंडस्ट्रीज है कहीं से कोई निकलता है,
कचरा निकलता है, कूड़ा निकलता है, मटेरियल मेटल्स होती हैं, मेटल से कुछ कूड़ा कटना निकला, वो सारा। हीप का मतलब तो आप जानते हैं, हीप माने पाइल होता है, ढेर होता है। तो जब कूड़े कचरे का ढेर बन जाता है तो लोग वहीं पर, उनकी बस्तियां बनी हुई हैं, अपने छोटे छोटे अपनी झुग्गी झोपड़ियां बना लिया, टिन टप्पट डाल लिया, उसी में रह रहे ऑन दियर स्लैग हीप। तो अपने अपने मैले कुचैले या कूड़े से बने हुए ढेरों के ऊपर से, अर्थात उनके वहां घर बने हैं, ऑन दियर स्लैग हीप दी चिल्ड्रेन, ये बच्चे वियर स्किन्स, कि जो अपने वो टूटे फूटे जिन घरों में रह रहे हैं या वेस्ट मटेरियल से बने हुए जिनकी जोगी झोपड़ियां बनी हैं, वहां से क्या दी चिल्ड्रेन कैसे लगते हैं, दी चिल्ड्रेन वियर। बच्चों वियर का मतलब पहनना होता है, लेकिन यहाँ पहनना कुछ नहीं है, वियर स्किन्स, वो चमड़ी पहने हुए हैं। तो चमड़ी पहनी नहीं जाती है, आप लोग से वियर वर्ड आया है, चमड़ी पहने हुए हैं, त्वचा पहने हुए हैं, बट पहने हुए नहीं है, वो तो नेचुरल है, ऑलरेडी है। भाव इसका ये है कि जो बच्चों की त्वचा है, जो चमड़ी है, अब पीप का मतलब टीमिंग आउट, टीमिंग आउट का मतलब झांकना, पीप का मतलब टीमिंग आउट, झांकना, कि जो बच्चे झांकते हैं, कौन झांकता, बच्चा नहीं झांक रहा, वियर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाय बोन्स, उनकी हड्डियां झांक रही हैं। अब देखिए झांकना लिखा, बस यहाँ कोई झांकेगा नहीं। उन कहने का भाव ये है कि जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में रहते हैं, पढ़ते हैं, तो वो जो है, वो जब अपनी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, स्लम बस्ती में रह रहे हैं, तो देखने में कैसे लगते हैं, उनकी जो हड्डियां हैं उनकी त्वचा से स्पष्ट दिखाई देती है, बिकॉज देवर वेरी वीक, बहुत क्या है, दे आर वेरी वीक, बहुत वो कमजोर हैं। देयर बोन्स कैन बी सीन वेरी क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनकी हड्डियों को देखा जा सकता है, बिल्कुल कि शरीर में उनके केवल कंकाल है, स्केटल है, मांस उनकी बॉडी में लग रहा है ही नहीं। ड्यू टू, क्यों ऐसा है, बिकॉज लैक ऑफ बैलेंस डाइट, बिकॉज दे वर अनेबल टू टेक बैलेंस डाइट, वो अयोग्य है, उनको मिल नहीं पाता है बैलेंस डाइट, वो खाने को नहीं मिलती, इसलिए उनकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं, इसीलिए कवि ने कहा है। ठीक है, वियर स्किन्स पीप थ्रो बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स। तो देखिए यहाँ पर बात बोन्स तक हो गई कि उनकी जो हड्डियां हैं, उनकी बॉडी में, जो बच्चों की बॉडी में से जो उनकी बॉडी है और उनकी जो हड्डियां हैं वो बाहर झांक रही, बाहर झांक रही मतलब पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। अब देखिए जो चश्मे लगाए हैं वो काहे के बने हैं, वो चश्मे बच्चों स्टील का फ्रेम है, उनके पास फाइबर का फ्रेम नहीं है, बिकॉज द फ्रेम ऑफ फाइबर इज वेरी कॉस्टली फॉर देम, दे कैन नॉट परचेज देम, दे कैन नॉट बाय देम, वो उसको खरीद नहीं सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कैसे चश्मे पहने हैं वो, स्पेक्टेड स्टील फ्रेम, उनका जो चश्मा है स्टील का फ्रेम लगा है, विद, और क्या है, विद मेंडेड ग्लास, ग्लास का मतलब कांच। अब बच्चों मेंडेड का मतलब क्या होता है, मेंडेड से, मेंड देखो वर्ब है, अब वर्ब से क्या बन गया, एडजेक्टिव, ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल, समझते जाइए ग्रामर में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो मेंड माने रिपेयर, मेंड का मतलब रिपेयर करना, और मेंडेड माने रिपेयर्ड, रिपेयर किए हुए, अर्थात उनके चश्मे, जो उनके चश्मों का ग्लास है वो क्या है, उनके जो चश्मों का ग्लास है, देखिए फ्रेम स्टील का बना हुआ है, स्टील भारी होती है। अब देखिए जो और बच्चे अच्छे घरों के बच्चे हो तो स्टील का फ्रेम नहीं लगाते हैं, वो तो किसका फ्रेम लगाएंगे, वो फ्रेम लगाएंगे किसका, फाइबर का फ्रेम लगाएंगे, बट जो आपका फाइबर का फ्रेम है कॉस्टली होता है, इसलिए वो स्टील का फ्रेम लगाए हैं। और जो उनमें कांच लगे हुए वो मेंडेड है, रिपेयर्ड, अर्थात टूटे फूटे, किसी का मिल गया, कोई चश्मा मिल गया या कोई ग्लास मिल गया तो उसको क्या करते हैं, वो उसी को था, जो उनके चश्मों के जो ग्लास हैं वो रिपेयर्ड हैं, टूटे फूटे हैं। ठीक है, रिपेयर्ड ग्लास के चश्मे पहने हो। और क्या है, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। अब देखो बच्चों यहाँ पर पोएटिक डिवाइस देखेंगे क्या यूज हुआ, लाइक, लाइक का मतलब यहाँ पसंद करना नहीं है, लाइक माने तरह कंपैरिजन है, कंप्रेजिंग वर्ड है लाइक यहाँ पर।
और क्या है, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। और देखिए जो उनके स्पेक्टिकल्स हैं, ठीक है, स्पेक्टिकल्स हैज बीन कंपेयर्ड, किससे कंपेयर किए गए हैं, विद द बिट्स ऑफ बॉटल, जो किसी जैसे कांच की कोई बोतल हो, बिट माने टुकड़े होता है, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, स्टोन माने तो पत्थर होता है, आन का मतलब पर हो गया, कि जो उनके चश्मे बच्चों के बने हैं तो ऐसे लग रहा है किसी जैसे बोतल, कोई कांच की बोतल हो टूट गई हो और उनको स्टोन्स जो है, स्टोन्स में जो है पड़े हों, उनके किसी पत्थर के ऊपर टुकड़े पड़े हों, उसी तरह से वो दिखाई देते हैं। तो लाइक का मतलब यहाँ पर कंपैरिजन हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिए समझ लीजिए। तो यहाँ पर सिमली हो गया फिगर ऑफ स्पीच। तो चश्मे उनके इस प्रकार था, जो उनके चश्मे की कंडीशन से अच्छी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। अब फॉगी क्यों कहा गया, कोहरे से, फॉग माने कोहरा, बट ये फॉगी स्लम, अस्लम का मतलब मलिन बस्ती, कि उनका जो संपूर्ण समय है वो कहाँ, उसी स्थान, स्पेस का मतलब जगह, उसी जो फॉगी जो स्लम है, जो धुंधला है अर्थात जो मलिन बस्ती है, उस मलिन बस्ती में ही उनका संपूर्ण समय गुजरता है। जन्म से लेकर के मृत तक वो उसी बस्ती में रहते हैं, आगे की दुनिया कोई देख वो नहीं पाते। फिर क्या है, सो ब्लॉट दियर मैप्स, अब दियर का मतलब फिर, सो ब्लॉट, अब ब्लॉट का मतलब टू मेक मार्क, किसी चीज पे मार्क लगाना, निशान लगाना। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद द स्लम्स, कहते जो स्लम सहित जो उनका नक्शा जो बना हुआ है वहां दीवार पे, तो कह रहे उस नक्शे में इन स्लम को भी होना चाहिए, और इन बच्चों, जहां इनके बच्चों का रेजिडेंस है, जिन बच्चों का निवास स्थान है, जहां रहते हैं, तो इसको भी उसमें दिखाया जाना चाहिए। एज बिग एज डूम, डूम का मतलब डिजास्टर, अर्थात जैसे कोई इतना हाईलाइटेड किया जाए, बहुत ज्यादा इनके जो स्लम बस्ती है उसको एक डूम की तरह, एक डिजास्टर की तरह, एक महाप्रलय जैसे उनको कि दुनिया देखे कि नहीं, एक बार उसको हाईलाइट करने की जरूरत है कि ये बच्चे, ये जो स्लम एरिया है ये भी नक्शे में आ जाए और दुनिया इनको भी जानने लगे और इस बस्ती को भी समझने लगे, ऐसा लेखक महोदय कह रहे हैं। एज बिग एज डूम, डूम का मतलब डिजास्टर या महाप्रलय कह लीजिए, कोई ऐसी चीज जो एक ऐसी बात बन जा जो एक तरह से भूचाल आ जाए, कहते हैं कि मतलब बहुत ही हाईलाइटेड तरीके से इस स्लम एरिया को जो है संसार के नक्शे में जोड़ा जाए, उसमें मार्क किया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या है, कहते हैं अनलेस का मतलब जब तक, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स। अब देखिए वही हाई अथॉरिटी, मैंने जैसे भी बताया कि कवि महोदय किसके बारे में कह रहे हैं, तो देखिए हाई अथॉरिटीज के बारे में कह रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस का मतलब पता नहीं बच्चों, एड्रेस माने संबोधित करना, तो ये एड्रेस कर रहे हैं हाई अथॉरिटीज को, रूलर्स को, जो शासन करते हैं, जो समाज को चलाते हैं, देश को चलाते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, कि जब तक रूलर, गवर्नर का मतलब रूलर, शासक, कि जब तक शासक, निरीक्षक और विजिटर, दर्शक जो देखने वाले हैं, समाज में कुछ विजिटर्स भी होते हैं जो उच्च घरों के लोग होते हैं, ये सभी लोग जब तक उन बच्चों के लिए, या इन मलिन बस्तियां जो आज भी संसार में, अब आज भी हैं बहुत सारी मलिन बस्तियां हैं जो स्लम एरियाज हैं, जब तक इनके सुधार के लिए आगे नहीं आएंगे तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। अर्थात मनुष्य के लिए मनुष्य ही कर सकता है, समाज के लिए समाज ही कर सकता है। मतलब कवि का कहने का भाव यह है कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक शासक, निरीक्षक और विजिटर्स दिस मैप, ये आगे नहीं आएंगे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। अब देखिए यहां पर क्या है, कह रहे ये नक्शा, जो दीवार पे वो नक्शा लगा हुआ है, ठीक है, और इस नक्शे में यदि इस स्लम एरिया का भी स्थान आ गया, इनको मिल गया, तो उनके लिए क्या बन जाएगा बच्चों, वो विंडो बन जाएगा, अर्थात वो नक्शा उनके लिए खिड़की बन जाएगा। और उस नक्शे के माध्यम से उसको देख, जब ये वो नक्शा, उस नक्शे में जो है, उस मैप में इस स्लम बस्ती को रख दिया जाएगा, इसका इस कोई स्थान हो जाएगा, तो ये उनके लिए एक विंडो काम करेगा, अर्थात उस स्लम एरिया से, और वो जो मैप के माध्यम से बच्चे कम आउट बाहर निकल आएंगे, अर्थात पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, या संसार को वो जानने लगेंगे, अर्थात वहीं का वहीं नहीं पड़े रहेंगे। नहीं कहते कुएं का मेढक कुएं में रहता, तो कुआं अगर जो कुएं में जैसे गड्ढे में पड़े हो तो कुएं में ही नहीं रहेंगे वो, ठीक है।
तो क्या करना है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, वह नक्शा उनके लिए खिड़की का, एंड दीज विंडोज, और वो खिड़कियां जो स्लम स्कूल में, स्लम बस्ती में, जो एलिमेंट्री स्कूल की, जो एक देखिए, एक तो खिड़की चौखट वाली लकड़ी की हो गई, तो देखो दो खिड़कियों की यहाँ बात करता है, एक भाव की खिड़की है और एक फिजिकल खिड़की है, एक को आप देख सकते हैं, दूसरे को नहीं देख सकते हैं। जो मैप में कह रहे हैं जो एक स्थान उनका हो, जो महत्व हो जाएगा, तो उस वो एक भावात्मक खिड़की है, ठीक है। तो दो खिड़कियां, एक भावात्मक खिड़की है और एक जो रियल में वास्तविक खिड़की है। तो जो रियल वास्तविक खिड़की की बात कर रहे हैं उसको तोड़ना चाहते हैं, और उसके जो मैप वाली है उससे बच्चों को बाहर की जो खिड़कियों में बंद है, कैद है, बच्चे वहां पड़े हुए हैं, उससे अर्थात उतने ही एरिया में रह रहे हैं, उनको बाहर निकालना चाहते हैं कवि महोदय। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, उनके लिए खिड़की बन जाता है, एंड दिस विंडो, और ये खिड़कियां, दैट शट्स अपॉन देयर लाइव्स, लाइव्स माने जिंदगी, पहले बता चुका हूं, लाइव्स का मतलब जीवन, और दियर माने उनकी, दियर किसके लिए आया है, उन बच्चों के लिए आया है, एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आया। दैट शट अपॉन, जो उनको बंद किए हुए है, लाइव्स उनकी जीवन को, लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स क्या होता है बच्चों, कैटाकॉम्स से, कैटाकॉम्स किसको बोलते हैं, बरियल प्लेस, अंडरग्राउंड बरियल प्लेसेस, जब अंडरग्राउंड बरियल प्लेसेस होती हैं, या सिमेट्री कह सकते हैं, सिमेट्री का मतलब बच्चों होता कब्रिस्तान, सिमेट्री माने कब्रिस्तान, ठीक है। तो बरियल प्लेसेस भी उसको कह सकते हैं, कोई इसको ब्यूरियल ना पढ़िएगा, बरियल ही पढ़े, मैं तो बरियल ही पढ़ता हूँ, ब्यूरियल नहीं, बरियल ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। दैट सब देयर लाइफ, अब देखो लाइक माने तरह, देखो यहाँ कंपेरिजन है, जो बच्चों की जिंदगी है, ठीक है, अपॉन देयर लाइफ्स, लाइक, तो जो उनको जीवन है, उनके जीवन को किससे कंपेयर कर रहे हैं, कैटाकॉम से, अर्थात जो अंडरग्राउंड कब्रिस्तान है, जो सिमेट्री है, उससे इसको तुलना की गई है। दैट सट अपॉन देयर लाइफ्स, जो उनके जीवन को एक, जिस प्रकार से धरती की, देखो एक कब्रिस्तान एक ऊपर बनता है, समझ लीजिए बात को, एक जमीन के ऊपर होती कब्र, ये कब्र नहीं, अर्थात जमीन खोदी जाए, रोम वगैरह में ऐसा धरती खोद करके, जमीन खोद करके, फिर धरती के नीचे गैलरी बनती, गैलरी के नीचे भी वहां कब्रिस्तान बनाया था, उस कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं कवि महोदय, ठीक है, कि जो कब्रिस्तान की तरह इन बच्चों की जिंदगियां, जिस प्रकार से कब्रिस्तान में मुर्दे दफन है, उसी प्रकार से इन बच्चों की जो जिंदगी है वो एलिमेंट्री स्कूल या स्लम बस्ती में कैद है, तो उनकी उस जिंदगी को बाहर निकालना है, कवि ऐसा कह रहा है, ठीक है। दैट सट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जो उनके कैटाकॉम्स की तरह जो उनकी जिंदगी क्या है, बंद पड़ी है, कैद पड़ी है, तो उन बच्चों को उस जिंदगी से बाहर निकालना है। दे वांटेड इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन स्लम एरियाज, जो स्लम एरियाज में स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको जो कवि महोदय बाहर निकालना चाहते हैं वहां से। तो क्या कहते हैं, ब्रेक 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 और ब्रेक ओपन टिल, कर इन खिड़कियों को, जो बंदिशें लगी हुई हैं, जिन खिड़कियों में कैद हैं, जिन खिड़कियों में बच्चे कैद हैं वो स्लम एरिया में, उन खिड़कियों को तोड़ना है, उन खिड़कियों से उनको तोड़ करके, तब तक तोड़ने रहना, कब तक, ओपन टिल, तब तक तोड़ने रहना है, दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि समस्त, अब देखो टाउन का मतलब तो कस्बा होता है, ब्रेक द टाउन करें, कस्बे को तोड़ दे, तो देखो कस्बा तो नहीं टूटेगा, अर्थात उनको तब तक तोड़ते रहो जब तक हर शहर और हर कस्बे में उनकी जान पहचान नहीं हुई, अर्थात दुनिया को देख नहीं लेते हैं, तब तक उनको तोड़ते रहना, अर्थात जो बंदिशें लगी हुई उन बंदिशों को तोड़ना है। यहाँ पर जो कोई खिड़की नहीं, लेकिन बताया ना कि कविता कठिन है, पोयम कठिन है, भाव पे चल रही है, भाव बहुत भावात्मक, बहुत ज्यादा पोयम है। ब्रेक 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 और ब्रेक, तोड़ो तोड़ो, ओपन खोलो, टिल का मतलब तक, दे ब्रेक द टाउन, वो अभी आगे लिखा दे ब्रेक द टाउन, जब तक वो कस्बे को नहीं तोड़ देते हैं, अर्थात कस्बा नहीं टूटे, कस्बा तोड़ने का मतलब ये है कि जब तक वो एरिया है स्लम वाली, उस एरिया को खत्म करके उनको अच्छे शहरों कस्बों तक लाना है। कहाँ लाना है, एंड सो द, देखो लिखा ना, एंड सो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को हरे भरे खेत दिखाना है, अर्थात वास्तविक दुनिया के दर्शन कराना है, जो वास्तविक संसार वहां उनको लाना है, ठीक है, ग्रीन फील्ड्स दिखाना है, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनको उनकी अपनी फिर अलग दुनिया बन, जो उस दुनिया से ला करके जिस दुनिया में सारे लोग रहते हैं, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनका भी अपना एक दुनिया
दुनिया बनानी है, अर्थात संसार के साथ देश और समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ना है। रन एजोर एंड गोल्ड सैंड्स। अब देखो, रन का मतलब दौड़ो या दौड़ाओ उनको। अज्योर का मतलब होता है, ये अज्योर मीन्स होता है, इट इज ए टाइप ऑफ कलर जिसको कहते हैं स्काई ब्लू कलर। स्काई ब्लू कलर का आसमानी रंग। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। अब गोल्ड माने तो जानते हो सोना होता है, और सैंड्स माने रेत होता है, अर्थात रेत कैसी है, सुनहरी रेत। अर्थात सुनहरी रेत कहाँ होगी, समुद्र में, बीच में। बीच का मतलब बच्चों जानते हो समुद्र में बीच होते हैं। कह रहे हैं कि उन बच्चों को जो स्लम बस्ती में फंसे पड़े हुए हैं उनको कहाँ दिखाना, उनको भी बीच में ले जाना चाहिए, अर्थात उनको भी दुनिया दिखानी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें जो है उनको भी दिखाना चाहिए जो पड़े हैं वहां स्लम एरिया में, मलिन बस्ती में। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, वो अर्थात बीच समुद्र जो सारी कल्पना, शिप देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, ऊपर में पढ़ा चुके थे, सारी चीजें उनको भी देखने का अधिकार है। एंड लेट दियर टंग्स, और लेट का मतलब बच्चों तो जाने देना। लेट माने, लेट क्या होता है, लेट बियर वर्ड होता है। लेट दियर माने, दियर किसके लिए आया, दियर उन्हीं बच्चों के लिए आया है, उन्हीं बार बार मैं बात बता रहा हूं, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आया जो स्लम एरिया में रहते हैं और स्लम एरिया में जो इस एलिमेंट्री स्कूल है उसमें पढ़ते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए शब्द आया। देयर टंग्स, टंग्स का मतलब जीव, जीवमाएं, टंग माने जीवा, टंग्स माने जीवाएं, क्योंकि एक बच्चा तो है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो उन गरीब बच्चों के लिए कह रहे हैं पोएट महोदय कि उनको बीच में घुमाना चाहिए, हर जगह ले जाना चाहिए, और उनकी जो जीवाएं हैं तो क्या करें उनकी जो, एंड लेट देयर टंग्स रन, दौड़े, कहां दौड़े, नेकेड इनटू बुक्स। देखिए उनकी जीवा खुल करके, ओपन होकर के, अर्थात ओपन होकर के अच्छी तरह से वो भी अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें, अच्छे अच्छे लिटरेचर को पढ़ें। दे कैन गेट गुड एजुकेशन, हायर एजुकेशन। जब तक वो हायर एजुकेशन नहीं है, उनकी जब शिक्षा दीक्षा का प्रबंध नहीं होगा, वहीं का वहीं पढ़ती, उनको भी उनकी जीवाएं जो खुल करके पूरी तरह से जो है लिटरेचर को या भाषाओं को पढ़ें, किताबों को पढ़ें। रन रीडिंग बुक्स, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, ठीक है, लीव्स ओपन हिस्ट्री। अब देखिए यहां पर भाव कठिन है, किसी में कोई कैसा पढ़ाएगा कोई कैसे पढ़ाएगा, लेकिन बच्चों मैं अपनी तरह से पूरा अच्छा प्रयास कर रहा हूं, तो देखो इस भाव को फिर देख। रन नेकेड, नेकेड का मतलब ओपन, खुली हुई, विदाउट कवर, नेकेड माने जैसे बॉडी नेकेड होती विदाउट क्लॉथ्स की, तो नेकेड का मतलब विदाउट कवर, कोई चीज ना रहे, अर्थात जीभ पूरी खुल करके, जबान पूरी खुली होना चाहिए, जबान दबी नहीं होना चाहिए। जब तक जबान दबी रहेगी समाज में आप ऊपर नहीं उठ सकते। तो जीवा पूरी तरह से, नेकेड का मतलब ओपन, यहां पर खुली जीभ से, अर्थात उनको अच्छी तरह से उनकी जीवा घूमनी चाहिए, मतलब यह है कि उनको अच्छी तरह से पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। भाव ये कि ये नहीं कि अमीर के लिए अलग स्कूल, गरीब के लिए अलग स्कूल, सबके लिए एक जैसे स्कूल होना चाहिए, मतलब ये कभी कहने का मतलब है कि वो सबको हर प्रकार की, लिखा ना द व्हाइट एंड ग्रीन, जो व्हाइट एंड सफेद और हरी, तो सफेद और हरी किताबें थोड़ी गए, अर्थात जितने हर प्रकार की बुक, हर भाषा, हर ज्ञान हर बच्चे को पाने का अधिकार होना चाहिए, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और क्या है, लिप्स ओपन, लिप्स वो क्या करते हैं, छोड़ते हैं, खुला, हिस्ट्री देयर, अब क्या है, वो अपना इतिहास बनाते हैं, लिप्स वो छोड़ जाते हैं, अपना इतिहास छोड़ जाते हैं। दियर्स, दियर्स माने अपने, हुज जिनकी, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव फॉर्म है, हु का पॉजिटिव हुज, हुज हुम, ये ग्रामर की बात है, हुज हुम, तो हुज वर्ड जो पॉजिटिव फॉर्म में, अ लैंग्वेज माने भाषा, इज द सन, सन का मतलब बच्चों सूरज, कह रहे इतिहास वही बनाते हैं, इतिहास वही लिखते हैं जिनकी भाषा क्या होता है, सूरज की तरह चमकती, सन जैसी हो जाती है बच्चों। तो ठीक है, कभी ने क्या बताया कि इतिहास वही बनाते हैं, इतिहास वही लिखते हैं जिनकी भाषा सूरज के समान होती है, अर्थात इसमें इस लाइन में जो कवि महोदय कह रहे हैं कि हर बच्चे को जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहा है आगे उसको बढ़ना चाहिए, उनको स्लम एरिया से, मलिन बस्ती से आगे बढ़ाकर लाना चाहिए, और देश और समाज की मुख्य धारा से समाज को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो दबे कुचले लोग हैं उनको भी समाज से उठाकर बाहर लाना चाहिए, और उनको भी हर प्रकार की शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए, हर प्रकार की किताबें पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा है
कि इतिहास अपना लिप माने छोड़ना, यहाँ लिप का मतलब अपना इतिहास। इतिहास कौन बनाता है? इतिहास वही छोड़ करके जाते हैं जिनकी भाषा सूरज की तरह होती। अर्थात ये हमारे स्पेंडर साहब जो हैं, स्टेफन स्पेंडर साहब जो हैं, ये भी एक प्रकार का बच्चों इतिहास ही छोड़ करके गए हैं, जो आज उसी इतिहास को और आज उनकी पोएम को हम सब पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपनी भाषा को क्या करना चाहिए? मजबूत करना चाहिए। कैसे? लाइक सन, जस्ट लाइक सन। जिस प्रकार से सूरज चमकता है, सूरज में सब कुछ होता है, सूरज में रोशनी होती है, तेज होता है, तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को अपनी अपनी भाषा क्या करना चाहिए? स्ट्रांग करना चाहिए। एवरीबॉडी, एवरी स्टूडेंट ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने पोयम को अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। बट यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो या मैं इससे कहीं कोई गलती हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब फिर जो है हम वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।